क्लास 12 के सोशियोलॉजी के 5 चैप्टर के दूसरा पार्ट देखते हैं, जिससे इसमें देखेंगे अन्यथा समक्ष व्यक्तियों का संघर्ष। अन्यथा समक्ष लोग केवल इसलिए अक्षम नहीं होते हैं कि क्योंकि शारीरिक या मानसिक रूप से बाधित होते हैं, लेकिन इसलिए भी अक्षम होते हैं क्योंकि समाज कुछ इस रीतियों से बना होता है कि वह उनकी जरूरतों को पूरा नहीं करता। दलित, आदिवासी या स्त्रियों के अधिकारों के लिए हो रहे संघर्षों को तो काफी समय पहले मान्यता मिल चुकी थी, मगर अन्यथा समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों को भी अभी भी मान्यता मिली हुई है। फिर भी सभी ऐतिहासिक कालों में सभी समाजों में ऐसे लोग अवश्य रहे होंगे जिन्हें अन्यथा सक्षम कहा जाता है। और भारतीय संदर्भ में निर्योग्यता एवं विकलांगता आंदोलन के अग्रणी सक्रियतावादी और विद्वानों में से एक है। उसके बाद अनिधा घाई नुजिनी का कहना है कि विकलांग लोगों की इस अदृश्य स्थिति की तुलना रॉल्फ एलिसन के इनविजिबल मैन की स्थिति के लिए की जा सकती है। उसके बाद एलिसन का इनविजिबल मैन नाम का एक उपन्यास संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले अफ्रीकी अमेरिकन के विरुद्ध प्रजातीय यानी नस्लवाद का एक खुला अभियोग पत्र है। इसमें लिखा गया था कि मैं एक अदृश्य व्यक्ति हूं और मुझसे केवल इसलिए कि लोग मुझे समझे, मैं एक अदृश्य व्यक्ति हूं समझे केवल इसलिए कि लोग मुझे दिखाई नहीं देते ने। और आप सड़क के तमाशों में कभी कभी उधरहीन सिर देखा होगा और मेरी स्थिति भी लगभग वैसी ही है। ऐसा लगता है कि मानो मैं एक करे विद्रुपकारी दर्पण से घिरा हुआ हूँ। जब लोग मेरे पास आते हैं तो मेरा परिवेश ही देखते हैं और उनकी अपनी कल्पनाओं से बना है और दरअसल वे मुझे छोड़कर बाकी सब कुछ को देखते हैं। एलिसन ने कहा था अपने पत्र में, अन्यथा सक्षम शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाता है कि आम लोग अक्षम शब्द का जो भाव समझते हैं उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। विश्व भर में निर्योग्यता या अक्षमता का जो तात्पर्य समझा जाता है उसके कुछ आम लक्षण नीचे दिए गए हैं, जिससे कि निर्योग्यता अक्षमता को एक जैविक कमजोर माना जाता है। और जब कभी किसी अक्षम व्यक्ति के समक्ष कई समस्याएं खड़ी होती है तो यह मान लिया जाता है कि समस्या उसकी बाधा या कमजोरी के कारण ही हुई होगी। अक्षम व्यक्ति को हमेशा शिकार यानी पीड़ित व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। यह माना जाता है कि निर्योग्यता या निर्यात व्यक्ति के अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से जुड़ी हुई है। निर्योग्यता का मूल्य भाव ही यह दर्शाता है कि निर्योग्य व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता है। भारत में निर्योग्य, बाधित, अक्षम, अपंग, अंधा और बहरा जैसे विशेषज्ञों का प्रयोग लगभग एक ही भाव को दर्शाने के लिए किया गया है। और जैसे अक्सर किसी व्यक्ति का अपमान करने के लिए या उस पर शब्दों के बौछार कर दी जाती है। एक ऐसी संस्कृति में जहां शारीरिक पूर्णता का आदर किया जाता है, पूर्ण शरीर न होने का अर्थ है कि उसमें कोई असामान्यता, दोष या खराबी है। बेचारा जैसे विशेषणों से संबोधित करने पर तो उसकी पीड़ित परिस्थितियों और भी विकट हो जाती है। ऐसी सोच का मूल कारण उस संस्कृति संकल्पना से निहित है जो असमर्थ का दोषपूर्ण शरीर को दुर्भाग्य पर परिणामित होती है। और नियति यानी भाग्य को दोषी और निर्योग्य व्यक्ति को उसका शिकार माना जाता है। आम धारणा यह है कि विकलांगता पुराने कर्मों का फल है और उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। इस प्रकार भारत में प्रचलित प्रमुख सांस्कृतिक विचारधारा एवं संरचना विकलांगता को आवश्यक रूप से व्यक्ति के विशेष स्थिति मानती है जिसे उस व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। पौराणिक कथाओं में विकलांग लोगों की जो छवि चित्रित की गई है वह अत्यंत नकारात्मक है। अन्यथा सक्षम शब्द इनमें से किसी भी अवधारणा को स्वीकार नहीं करता। मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त, दृष्टि बाधित और शारीरिक रूप से बाधित जैसे शब्दों का प्रयोग अब पुराने घिसे पीटे नकारात्मक भाव व्यक्त करने वाले शब्दों जैसे मंदबुद्धि, अपंग अथवा लंगड़ा लुल्ला आदि के स्थान पर किए जाने लगा है। विकलांग अपनी जैविक अक्षमता के कारण विकलांग नहीं होते, जबकि समाज उन्हें ऐसे बना देते हैं। उसके बाद एक कहते हैं ब्रिसेन डेन ने कहा है कि हमें तो उन भव्य भवनों में अक्षम बनाया है जो हमारे प्रवेश के लिए नहीं बने हैं, जिसमें प्रवेश करने से हमें इजाजत नहीं है। और इसी के परिणाम स्वरूप हम शिक्षा, रोजगार पाने के लिए अवसरों, सामाजिक जीवन आदि संबंधों में आगे आधिकारिक अक्षम होते हैं। और अक्षमता को समाज की संरचना या विचारधारा में ही निहित व्यक्ति की शारीरिक दशा में नहीं होती। अक्षमता संबंधी सामाजिक विचारधारा का एक और भी पहलू है। अक्षमता और गरीबी
के बीच एक अटूट संबंध होता है। कुपोषण, बार बार बच्चे पैदा करने से कमजोर हुई माताएं, रोग प्रतिरक्षा के अपर्याप्त कार्यक्रम, पीड़ा, भीड़ भाड़ के भरे घरों से दुर्घटना, और ये सब बातें एक साथ मिलकर गरीब लोगों में अक्षमता की ऐसी स्थिति ला दी जाती है जो आसान परिस्थितियों में रहने वाले लोगों की तुलना में काफ़ी गंभीर होती है। उसके अलावा अक्षमता व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए पृथकीकरण और आर्थिक दबाव को बढ़ाते हुए गरीबी की स्थिति पैदा करके उससे और भी गंभीर बना देती है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अक्षम लोग गरीब देशों में ही सबसे गरीब होते हैं। उल्लेखनीय है कि स्थिति को सुधारने का प्रयत्न स्वयं विकलांग की ओर से नहीं किए गए हैं बल्कि सरकार को भी अपनी ओर से कार्रवाई करनी पड़ती है। जैसे कि बॉक्स में यहाँ दिया गया है कि जनगणना में विकलांगों के लिए अपनाया गया दृष्टिकोण 2011 के हैं। जनगणना 2011 में जनसंख्या गणना चरण के दौर पर घरेलू अनुसूची के माध्यम से विकलांगता संबंधी सूचना एकत्र की गई और परिवार के सभी व्यक्तियों के विकलांगता पर सवाल पूछे गए और गणक को सूचित किया गया था कि सूचना एकत्र करने के लिए विकलांगता व्यक्तियों के संपर्क में आने के अलावा परिवार के अन्य उत्तरदायित्वों के भी या उत्तरदाताओं के भी बात करें और उसके बाद इन सभी के परिवारों अर्थात राष्ट्रीय, संस्थागत और घरेलू परिवारों को कवर दिया करें। उसके बाद अपंगता पर प्रश्नों और निर्देशों को अंतिम रूप से दिया गया था और चयनित क्षेत्रों में विकलांगता सहित चयनित प्रश्नों का क्षेत्र परीक्षण करने के बाद नगरीय समाज संगठनों और नोडल मंत्रालय के साथ व्यापक विचार विमर्श करने के बाद सभी राज्यों, ग्रामीण या नगरीय नमूने को कवर करने वाले सभी जनगणना संबंधी प्रश्नों के पूर्व परीक्षण के बाद अपंगता पर प्रश्न और निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया। प्रश्नों में अंतिम रूप में पहचाने गए पहलू गणक और उत्तरदायित्व दोनों के द्वारा आसानी से समझने के लिए विकलांगता की श्रेणी, प्रकारों का साधारण नामकरण, परियोजनाकारों और निर्माताओं के लिए डेटा की प्रासंगिकता, प्रश्न की रद्द करने में व्यवहारिकता और सभी प्रकार के विकलांगताओं को सूचीबद्ध करने के लिए सूचीबद्ध विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 में और नेशनल ट्रांस अधिनियम 1999 को ध्यान में रखा गया। विकलांगता की स्थिति का पता लगाने के लिए एक फिल्टर प्रश्न शामिल किया गया और 8 प्रकार की विकलांगता के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया गया क्योंकि 2001 की जनगणना में 5 प्रकार के बारे में ही पूछा गया था और जनगणना अनुसूची के विकलांगता पर प्रश्न का स्थान बदल दिया गया और कवरेज में सुधार के लिए विशेष प्रयास किए गए जिनमें गणक के प्रचार उपायों के लिए व्यापक प्रशिक्षण भी शामिल हुए थे। उसके बाद अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के प्रयत्न में भी हाल ही में विकलांगता के बारे में फिर से सोचने की आवश्यकता के प्रति समाज में कुछ जागरूकता भी आ रही है और जैसे हमने अभी रिपोर्ट में देखा, समाचार पत्रों की रिपोर्ट में, उसके बाद व्यापक शैक्षणिक प्रवचकों और विचार विमर्शों में विकलांगता को कोई मान्यता नहीं दी गई है। यह तथ्य शैक्षणिक प्रणाली में विद्यमान ऐतिहासिक पद्धति से स्पष्ट होता है जो विकलांगता के मुद्दे को 2 अलग अलग धारणाएं बनाकर उपेक्षित करते हैं और उनमें से एक धारणा विकलांग छात्रों के लिए होती है और दूसरी बाकी सब छात्रों के लिए। हमने इस अध्याय में देखा कि लिंग, जाति, जनजाति और अक्षमता जैसी संस्थाएं किस प्रकार विषमता और अपवर्जन उत्पन्न करती है और उसने आगे भी अक्षुण्ण बनाए रखती है। तथापि वे इन विषमताओं के विरुद्ध संघर्ष को भी भड़काती है। इन्हें ऐतिहासिक तौर पर सामाजिक विज्ञानों में विषमता का भाव वर्ग, जाति और हाल ही में लिंग संबंधी विचारों से अभिभूत रहा है, लेकिन आगे चलकर जाति और जनजाति जैसे अन्य श्रेणियों की जटिलताओं पर भी ध्यान दिया गया है। भारतीय संदर्भ में अब जाति, जनजाति और लिंग पर यथोचित ध्यान दिया जाने लगा है, लेकिन और भी कई श्रेणियां बाकी है जिन पर ध्यान दिया जाने की आवश्यकता है, जैसे कि वे श्रेणियां जिन्हें हम धर्म अथवा कुछ अन्य श्रेणियों में मिलाकर हाशिए पर रख देते हैं और धर्म और जाति, लिंग और धर्म अथवा जाति और क्षेत्र द्वारा परिभाषित समूह जैसे कुछ अधिक जटिल संगठनों की ओर भी संभव निकट और भविष्य में हमारा ध्यान जाएगा, जिससे कि मुस्लिम समुदाय विषयक सच्चर सम्मिलित की रिपोर्ट में भी दर्शाया गया है।
उसके बाद एक है विकलांग विरोधी न्यायालय। न्यायालय की पदों पर नियुक्ति के लिए विकलांग व्यक्तियों पर विचार नहीं किया जाता। इससे उच्चतम न्यायालय की अपरजनात्मक नीति बताते हुए एक वरिष्ठ न्यायवेत्ता का कहना है कि विकलांगों की इस प्रकार लगातार उपेक्षा करके न्यायपालिका एक संवैधानिक अधिवेश का उल्लंघन कर रही है। उच्च न्यायालय भवन स्वयं भी विकलांगों के अनुकूल नहीं है। वास्तविक न्यायालय संकुल के सभी प्रवेश द्वार लंबी ऊंची सीढ़ियों चढ़ाने के बाद भी आते हैं और उनमें से किसी में ढलान नहीं है जिस पर चढ़कर विकलांग ऊपर पहुंच सके, और यहाँ पर भी लिफ्ट या एलिवेटर की सीमित सुविधा प्राप्त नहीं की गई है। और उसके बाद अंगतुक को भी सीढ़ी चढ़ाई पड़नी है। और उसके बाद नगर सिविल न्यायालय की हालत तो भी और भी खराब है, जहां दुर्घटना के दावों के मामले की सुनवाई उसके दौरान न्यायालय के समक्ष अभी साक्षर के देने के लिए अनेक विकलांग का घायल व्यक्ति आते हैं और आप वहां विकलांग, आहत और वृद्ध लोगों के आप उसके साथ द्वारा सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखे होंगे। वो ये एक अधिवक्ता ने कहा था इसके बारे में। उसके बाद एक ऐसे देश में जहां 5 से 14 आयु वर्ग के बच्चे, आधे से बच्चे स्कूल से बाहर हो, वहां विकलांग ग्रस्त बच्चे के लिए एक उसके स्थान कैसा हो सकता है, विशेष रूप से उस स्थिति में जब उनके लिए शिक्षा की अलग व्यवस्था करने का समर्थ नहीं किया गया है। उसके बाद यदि उसकी कोई कानून विद्यमान बनाकर प्रत्येक विकलांग बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने की दशा में भी हो जाए तो ग्रामीण माता पिता या अभिभावक इस व्यवस्था को अपने विकलांग बच्चों के लिए स्वायत्तता प्राप्त करने की सहायता नहीं समझते हैं। उसके बाद वे तो शायद इस बात को भी अधिक पसंद करेंगे कि उन्हें कुएं से पानी लाने का कोई बेहतर तरीका और उन्नत कृषि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इसी प्रकार किसी शहरी गंदी बस्ती में रहने वाले माता पिता यह चाहते हैं कि शिक्षा को कायम या रोजगार की दुनिया से संबंधित होना चाहिए, क्योंकि ऐसी शिक्षा के बच्चों की बुनियादी जिंदगी की गुणवत्ता को सुधार देनी होगी। इसके लिए जागरूकता सबसे जरूरी है।